हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम बाकी 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। उसमें हमने टोटल क्वेश्चन 1 to 6 डिस्कस कर लिए हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे एज अ रिविजन वीडियो देख सकते हो जिससे आपका कंप्लीट रिविजन हो जाएगा। ओके, बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 में 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले कि इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ स्टेट क्या होते हैं, साथ ही साथ स्टेटलेट सोसाइटी क्या थी एंशिएंट इंडिया के टाइम पे। ठीक है, तो बेसिकली ये टॉपिक हमें बताता है कि इंडिया में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे आई, पॉलिटिक्स फॉर्म कैसे हुआ इंडिया में। ठीक है, आपको इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है या बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिंपल बताती हूँ। देखो, स्टेट ना एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, हमें पता है। अगर किसी कंट्री में कोई स्टेट्स है और वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, अपने आप ही लॉ ऑर्डर हो रहा है, अपने आप ही डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो वो स्टेटलेस सोसाइटी होती है, सिंपल। ठीक है, लेकिन जहां पे भी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसे हम स्टेट कहेंगे क्योंकि वहां पे लॉ और ऑर्डर मेंटेन करा जाता है, जस्टिस प्रोवाइड करा जाता है और सोसाइटी को गवर्न करा जाता है। ठीक है, लेकिन हर सोसाइटी में शुरू से ही स्टेट नहीं था। पहले स्टेटलेस सोसाइटी थी, फिर किंगडम्स वगैरह एम्पायर्स आए और फिर हमारी मॉडर्न नेशन स्टेट डेवलप हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग से स्टेटलेस, फिर आपके किंगडम, एम्पायर्स और उसके बाद हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट। ओके, अब अगर हम मीनिंग देखें स्टेट और नेशन स्टेट का, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अलग से भी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेट और नेशन स्टेट। देखो, स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिसके पास पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं उसमें, टेरिटरी उनकी मार्क्ड होती है, बाउंड्रीज, गवर्नमेंट होती है वहां पर, और सवरेनिटी यानी कि सबके पास राइट्स होते हैं, कुछ कुछ उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं जो फॉलो करेंगे वो सब। ठीक है, स्टेट अपनी टेरिटरी के लोगों पर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने लोगों पर जो भी उनके राइट्स हैं उनको एक्सेस करने देती है और उनको लॉ और ऑर्डर से गवर्न करती है। ओके, इसे हम स्टेट कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं नेशन स्टेट की, तो नेशन स्टेट वो स्टेट होता है जहां लोग एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी फील करते हैं, यानी कि जैसे हम इंडिया है, इंडिया में जितने लोग होंगे हमारा इंडियन जो हमारे में यूनिटी आती है ना, उसे हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में पॉलिटिकल यूनिटी प्लस नेशनल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल यूनिटी, हम लोग सारे यूनिटी वाइज काम करते हैं ना, हम लोगों के अंदर एक देशभक्ति वाला जो है, और उसके साथ हम अपनी नेशनल आइडेंटिटी मिला दें तो उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे। ठीक है, आज के टाइम पे इंडिया परफेक्ट एग्जाम्पल है एक नेशन स्टेट का। अगर हम अब पढ़े स्टेटलेस सोसाइटी, तो स्टेटलेस सोसाइटी क्या थी पहले के टाइम में। स्टेट के आने से पहले कम्युनिटीज जो थी वो स्टेटलेस सोसाइटी में रहती थी, यानी कि बेसिकली स्टेटलेस सोसाइटी क्या होती हैं, कोई यहाँ पे फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं होती, जैसे कि अभी आपको पता है यहाँ पे सेंट्रल पे गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स है ना। वहां पे जब स्टेटलेस सोसाइटी थी उसमें कोई गवर्नमेंट नहीं थी, ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी। ओके, सोसाइटी जो है कस्टम और ट्रेडिशन के थ्रू ही चलती थी, यानी कि जैसे कि आपके घर में कुछ कस्टम्स फॉलो होते हैं ऐसे वो पूरे स्टेट में फॉलो होते थे। ओके, अगर हम स्टेटलेस सोसाइटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो देखो वही है, कोई फॉर्मल गवर्नमेंट नहीं थी, किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, यानी कि ब्लड रिलेशन पे चलता था सब कुछ, कलेक्टिव ओनरशिप, सब लोग एक ही लैंड को ओन करते थे, सोशल कंट्रोल जो था वो कस्टम्स वगैरह के थ्रू था, प्रथा के थ्रू जो कहते हैं हम, और डिसीजन मेकिंग जो थी वो बड़े करते थे। ओके, ट्राइबल सोसाइटीज में भी यही फीचर्स हमें मिलते थे स्टेटलेस सोसाइटी वाले। ओके, अब तुम्हें ये पता होना चाहिए क्या है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय या फिर नीड फॉर द स्टेट। एंशियंट जो थिंकर्स थे ना, उन्होंने स्टेटलेस सोसाइटी थी उसको कहा था मत्स्य न्याय, यानी कि लॉ ऑफ फिश। ये पता होना चाहिए तुम्हें, अलग से इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये तुम्हें टर्म दे देंगे और कहेंगे इलैबोरेट करो इस टर्म पे, तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द फिश, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पढ़ा है हमने, ये चीज बहुत बार सुनी है कि जो जो भी लोग पॉलिटिकल डोमिनेंस में होते हैं उनके पास क्या होता है, लैंड बहुत होता है, पॉपुलेशन बहुत होती है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो वो छोटी मछली को खा जाते हैं। सिंपल, अंबानी के पास इतना पैसा है, इतनी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो छोटे छोटे लोग को ऑक्यूपाई कर सकता है और खत्म कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं एंशिएंट सोसाइटी में यही था।
सिंपल वर्ड्स में स्ट्रॉन्ग पीपल वीक पीपल को डोमिनेट करते हैं, और इस डिसऑर्डर को रोकने के लिए स्टेट की नीड फील हुई थी एंशियंट टाइम पर। ओके, अब अगर हम फॉर्म्स ऑफ स्टेट पढ़ें एंशियंट इंडिया के टाइम पे, तो सबसे पहला है ट्राइबल पॉलिटीज, इसको हम जन एंड जनपदा कहते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल यूनिट्स जन कहलाते थे, बाद में जनपदास में डेवलप हुए, और ये ट्राइबल सोसाइटी से टेरिटोरियल स्टेट की तरफ ट्रांजिशन हुआ, ट्राइबल पॉलिटिक्स से ये। फिर आए मोनार्किकल स्टेट्स, ये जो होते हैं किंग रूल करता था यहाँ पर एक, ठीक है, और किंग के बच्चे ही आगे किंग बनेंगे, वो वाला। ओके, इसके तुम्हें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, यहाँ पे दे रखे हैं मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर। फिर आए रिपब्लिकन स्टेट्स, ये जो होते हैं ये रिपब्लिक स्टेट्स थी, इसमें क्या होता था, सिंगल किंग नहीं होता था, एक मेजर असेंबली होती थी, ग्रुप ऑफ पीपल होता था, वो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करते थे, ठीक है, और वो कलेक्टिवली रूल करते थे। इसके भी एग्जांपल्स देखो यहाँ पे दे रखे हैं, वजी कॉन्फिडरेसी एंड लिची छावीज। ओके, फिर आए एम्पायर्स एंड इंपीरियल स्टेट। जब स्टेट एक्सपैंड हुए तो एम्पायर्स वगैरह डेवलप होने लग गए, काफी लार्ज टेरिटरीज, काफी लार्ज लैंड पे ये लोग रूल करते थे, इनकी मिलिट्री वगैरह बहुत स्ट्रांग थी, टैक्स सिस्टम था यहाँ पर, वो जमींदारी और ये सब जो आया था वो इसी के अंडर आया था, ठीक है। इसका भी देखो एग्जाम्पल दे रखा है, मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका रूल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, यानी कि जब ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे तो कैसे हम लोगों ने पॉलिटिकली यूनिफाई होकर अपने जो है स्टेट की मांग करी। ब्रिटिश पीरियड में देखो इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी मिली, ब्रिटिश का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस किया, लॉज वगैरह लेकर आए, ब्यूरोक्रेसी लेकर आए, रेलवेज वगैरह, ये सब जो है ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, ठीक है। इसके बाद हमारा ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस वही होता है, देखो कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हम लोगों ने स्ट्रगल करा और अपनी नेशनल आइडेंटिटी डेवलप करने के लिए, इंडिया को एक अलग से नेशन में लाने के लिए हमने, उसके लिए काफी सारे जो है मार्चेस हुई थी, वो सब हुआ था, वो होगा, ठीक है। फिर आता है इमर्जेंस ऑफ द नेशन स्टेट इन इंडिया, कि कैसे फाइनली स्टेट्स आए इंडिया में। सबसे पहले नेशनल मूवमेंट देखो, इसमें फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, ये सब तुम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इस सब में स्कूल्स में पढ़ा है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर तुम्हारे पास चॉइस हो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करने की तो तुम लोग वो चूज करना, बिकॉज इस क्वेश्चन में तुम्हें काफी चीजें पता होनी चाहिए और काफी चीजें एक स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, अपनी यूनिटी, सेल्फ रूल, स्वराज के लिए जो हुआ था। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आई 1947 में, जो अडॉप्ट करी गई थी, इसमें सिटीजनशिप, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी की बात हुई। फिर आया टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, जो प्रिंसली स्टेट्स थे पहले के, बंगाल वगैरह, इनको इंटीग्रेट करके एक यूनिफाइड इंडिया बनाया गया, पूरा जो है इंडिया को अलग से नेशन बनाया गया। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस आए हमारे, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज, ये सब, ठीक है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो स्टेटलेस सोसाइटी से स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हमने पढ़ा, मोनार्की और रिपब्लिक दोनों का एग्जिस्टेंस क्या था, पॉलिटिकल यूनिटी, मॉडर्न नेशन स्टेट कैसे डेवलप हुई, ये सब हमने इस एक क्वेश्चन में पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को तुम्हें 3 से 4 बार पढ़ने की जरूरत है, तो जाके तुम्हें ये चीजें लर्न होगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, इलैबोरेट द इंपॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, ऑल्सो डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब एंड एथनिसिटी। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ट्राइब और कास्ट पे भी आ सकता है, ठीक है क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी तुम्हें कास्ट, क्लास ये सब पढ़ा दिया है, अब हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन ट्राइब्स और कास्ट पे आ जाएगा तो ये मत कहना कि मैम आपने क्वेश्चन नहीं दे रखा था, मैंने दोनों चीजें अलग अलग क्वेश्चंस में पढ़ाई हैं, तो तुम्हें दोनों चीजों को कंपेयर करके लिखना है, दैट्स इट। ओके, देखो सबसे पहले समझते हैं ट्राइब्स क्या थे। ट्राइब्स जो है इंडिया के सबसे पुराने सोशल ग्रुप में से एक है, और ये लोग जनरली जो है फॉरेस्ट, हिल्स या फिर ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे हमारे पास एक्सेस नहीं है, और इनका अपना यूनिक कल्चर है, और ये लोग वहीं जो अपने ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं वहीं मेंटेन करते हैं। ओके, अगर हम इसका पर्टिकुलर मीनिंग देखें तो अगर तुम्हें ट्राइब की डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी है ना, तो तुम लिखोगे ट्राइब एक ऐसा सोशल ग्रुप है जिसके मेंबर जो है कॉमन टेरिटरी शेयर करते हैं, कॉमन स्पेस में रहते हैं, सेम लैंग्वेज बोलते हैं, इनका कल्चर बहुत सेम होता है, और ये लोग कॉमन एंसेस्ट्री में बिलीव करते हैं, यानी कि इनका लीनियज जो है सेम होता है। ओके, एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए तुम्हें कुछ ट्राइब्स के, गॉन्ड्स, भिल्स, सेंटल्स, नागास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें हो सकता है किसी ट्राइब का नाम देके बता दे कि इनके फीचर्स बताओ, तो तुम्हें सिंपल ट्राइब के फीचर्स ही बताने हैं। ओके,
अब अगर हम इनके फीचर्स देखें, वेरी इजी, हमने ऊपर पढ़े कॉमन टेरिटरी, हर ट्राइब जो है यूजुअली एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया से जुड़ी होती है। इनके लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज उनकी आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जहां ये रह रहे होते हैं, ठीक है, वो एरिया कॉमन होता है, इसलिए ये इनका फीचर है। लैंग्वेज इनकी कॉमन होती है, ठीक है, इनका डायलेक्ट सेम होता है। सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, इनमें यूनिटी बहुत होती है, ठीक है, बिलोंगिंगनेस बहुत ज्यादा होती है, आपस में एक दूसरे के लिए मर जाने वाला वो वाला। डिस्टिंक्ट कल्चर, इनका कल्चर बहुत डिफरेंट होता है हम लोगों से, इनके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, डांस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किनशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि मैरिज, इनहेरिटेंस और सोशल ऑब्लिगेशन जो है किनशिप के बेसिस पर होती है। हमने पीछे भी एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें हमने मैट्रीलिनियल किनशिप पढ़ी थी, उसमें हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा था, ओके। एंडोगैमी एंड क्लैन एक्सोगैमी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है, मैं बता दूं, ठीक है। एंडोगैमी होता है मैरिज ट्राइब के अंदर होती है, और क्लैन एक्सोगैमी मतलब सेम क्लैन के अंदर मैरिज अलाउड नहीं होती, यानी कि आप अपनी कास्ट के अंदर कर सकते हो लेकिन अपने सोशल पूरे ग्रुप के अंदर जहां पूरे सारे रह रहे हो वहां नहीं कर सकते, ओके, बात समझ आ गई। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये लोग पुराने टाइम के ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं, हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर, ये सब। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अपने लीडरशिप सिस्टम होते हैं, इनकी अपनी काउंसिल होती है, ये लोग हमारा पॉलिटिक, हमारा लॉ ऑर्डर नहीं फॉलो करते, ओके। रिलेटिव सोशल इक्वालिटी, ट्राइब सोसाइटी जनरली कास्ट सिस्टम की तरह रिजिड हायरार्की फॉलो करते हैं, ठीक है, इनके में भी अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब होता है, ओके। क्लोज रिलेशनशिप विद नेचर, ट्राइबल कम्युनिटीज फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन से क्लोजली कनेक्टेड है और नेचर ही इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑलराइट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन ट्राइब एंड एथनिसिटी। हम लोगों ने ऑलरेडी कास्ट, क्लास ये सब पढ़ लिया, अब हम ट्राइब और एथनिसिटी का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए कि एथनिसिटी क्या होता है। एथनिसिटी का मतलब होता है एक शेयर्ड आइडेंटिटी। अब अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो ये कैसे रिलेटेड होती है हम ये पढ़ेंगे। इनकी भी शेयर्ड कल्चर आइडेंटिटी होती है, जैसे एथनिक ग्रुप्स के अपने कल्चर होते हैं, ट्राइब्स का भी वही होता है, सेम, ठीक है। कैसे ये दोनों रिलेट कर रही है हमें यही समझाना है बेसिकली। इनका भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होता है, यूनिटी वगैरह, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, अपने हिसाब से पॉलिटिकल यूनिटी होती है इनकी। अपना कल्चर जो है बहुत बचा के चलते हैं, बहुत उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब तुम्हें डिफरेंस देखो, मैं सब तुम्हें मैंने ये भी बता दिया कैसे सिमिलर होते हैं, कैसे डिफरेंस होते हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं हम। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका ध्यान रखोगे। देखो, ट्राइब जो है वो एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप है जो एक कॉमन एरिया में रहते हैं, ठीक है, और इनको किनशिप और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका अपना। वहीं अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो इनकी कल्चरल आइडेंटिटी शेयर्ड होती है, टेरिटरी जरूरी नहीं है। जैसे कि अगर एक देखो, तुम हिंदूज में जैसे बनिए होते हैं, ठीक है, अब बनिए यहाँ पे भी हैं, अमेरिका में भी हैं, लंदन में भी हैं, उनकी एथनिसिटी सबकी सेम है, कल्चर वो लोग सेम फॉलो करते हैं, लेकिन टेरिटरी सेम नहीं होती, ठीक है। एक लाइन अच्छे से याद रखना, पेपर के लिए लिख कर आओगे तो बहुत अच्छी बात है, नोट कर लो, अगर तुम कहीं नोट्स बना रहे हो तो इसको नोट कर लेना। एवरी ट्राइब कैन बी एन एथनिक ग्रुप, यानी कि हर ट्राइब एक एथनिक ग्रुप मानी जा सकती है, लेकिन हर एथनिक ग्रुप एक ट्राइब नहीं माना जा सकता, ओके, इजी टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है, डिस्कस द फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैट्रियार्की विद स्पेशल रेफरेंस टू पंडित रामाबाई's कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी तक फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, फेमिनिज्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पैट्रियार्की का मतलब क्या होता है। पैट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है जहां मेन को वुमेन के कंपैरिजन में ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलती है, जैसे कि मेल इज द हेड ऑफ द सोसाइटी, मेल इज द हेड ऑफ योर हाउस होल्ड, वो वाली बात, ठीक है। इस सिस्टम में वुमेन को कई बार एजुकेशन से दूर रखा जाता है, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिलते और डिसीजन मेकिंग में भी उनका पार्टिसिपेशन जो है कम होता है, ठीक है। इन्हीं इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट जो भी लोगों ने स्ट्रगल करी थी उसे हम फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस कहते हैं, ओके। बेसिकली जो है फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस पैट्रियार्की के अगेंस्ट हुआ था। इसमें विमेन ने सोसाइटी में अपने इक्वल राइट्स के लिए काफी सारे मूवमेंट्स हुए थे। सबसे पहले चैलेंज टू जेंडर इनइक्वालिटी, फेमिनिस्ट ने कहा कि विमेन किसी भी तरह मेन से इंफीरियर नहीं होती, कम नहीं होती है, उन्हें इक्वल एजुकेशन दो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट दो, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दो, प्रॉपर्टी राइट्स दो, सबसे पहले ये चीज। फिर ऑपोजिशन टू सोशल इविल्स, देखो विमेन के टाइम पे, पुराने टाइम पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा थी, विडो ऑपरेशन, अगर कोई
किसी का हस्बैंड मर जाता था तो कभी उसके हस्बैंड के भाई से शादी कर देते थे, कभी सती प्रथा वगैरह जो होती थी, ठीक है। पर्दा सिस्टम जो मुस्लिम में काफी ज्यादा फॉलो होता है, अभी भी होता है, ओके। ये सब डिमांड फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से दूर रखा जाता था, तो उन्होंने डिमांड करा था कि नहीं, हमें विमेन एम्पावरमेंट चाहिए, तो इसलिए अपने राइट्स को बेटर जानने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन ऑफ वुमेन राइट जो हमने अभी बात करी है, ठीक है, राइट्स रिलेटेड टू देयर मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, ये सब। अब अगर हम पंडिता रामाबाई की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है। देखो, इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो 19वीं सेंचुरी की एक बहुत फेमस सोशल रिफॉर्मर है, ठीक है। संस्कृत की स्कॉलर थी और वुमेन राइट्स के लिए काम करती थी ये। उस टाइम वुमेन की कंडीशन बहुत पुअर थी, लेकिन रामाबाई ने इस सिचुएशन को चैलेंज करा था, ठीक है। उनका पैट्रियार्की को लेके अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्होंने क्रिटिसिज्म करा था विमेन के ऑपरेशन का। रामाबाई ने विमेन की सफरिंग को ओपनली हाईलाइट करा था, पर्टिकुलरली उन विमेन की जो विडोज थी, चाइल्ड ब्राइड्स थी या अनएजुकेटेड थी, ठीक है। फिर ब्रह्मानिकल पैट्रियार्की, उन्होंने कहा कि कुछ रिलीजियस इंटरप्रिटेशन वुमेन को बहुत ज्यादा नीचे दिखाती हैं, इसलिए उन्होंने पैट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करा था, ठीक है। चैलेंज इन द सेंस उन्होंने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, ओके। जेंडर इक्वालिटी के लिए उन्होंने बात करी थी। उनके मेजर कंट्रीब्यूशन देखें तो प्रमोशन ऑफ विमेन एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा, लोगों को अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मौका दिया। उन्होंने शारदा साधन बनाए थे 1889 में। ये ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो विमेन को एजुकेशन, शेल्टर और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते थे। उन्होंने विडोज के लिए काफी काम करा था, उनकी एजुकेशन, सपोर्ट और रिहैबिलिटेशन के लिए। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उन्होंने काफी फेमस बुक लिखी है। सबसे पहले जो फेमस बुक का नाम है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, पता होनी चाहिए, पेपर में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस बुक में उन्होंने विमेन की सफरिंग और पैट्रियार्कल प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उनके कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा हाईलाइट करे गए हैं हर जगह, तो तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए, ओके। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है और फेमिनिज्म पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि फेमिनिस्ट रेजिस्टेंस में किस चीजों के लिए उन्होंने एडवोकेसी करी है, तो तुम्हें ये क्वेश्चंस पता होने चाहिए। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ जितनी ज्यादा तुम ये पीडीएफ पढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एज एड्रेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इजी क्वेश्चन। डाइवर्सिटी, हमें पता है इंडिया एक ऐसा नेशन है जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारे कल्चर है, लेकिन सारे मिलकर रहते हैं, है ना। तो यही बात हो रही है। देखो, यहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करी है, यानी कि लैंग्वेज की बात करी है। लैंग्वेज आपका कल्चर, आइडेंटिटी, ट्रेडिशन, ये सब जो है बताती है। इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद हमारा देश बहुत यूनाइटेड है, इसलिए इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के एग्जाम्पल से कहा जाता है, ठीक है। अगर हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करें मेजर लैंग्वेज ग्रुप्स की, तो सबसे पहले आता है इंडो आर्यन लैंग्वेज। ये सबसे बड़ी लैंग्वेज ग्रुप है। इसमें आपकी हिंदी, बंगाली, मराठी जो भी आपको यहाँ पे दे रखी है, ये सब आपको लर्न करनी है, लिख कर आनी होगी पेपर में, ठीक है। फिर आती है द्रविडियन लैंग्वेजेस, इसमें आपकी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये सब आती है, साउथ इंडिया की है ये। फिर आती है ऑस्ट्रो एशियटिक लैंग्वेजेस, ये मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच बोली जाती है, संथाली और मुंडेरी, ओके। फिर आते हैं तिब्बतो बर्मन लैंग्वेजेस, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हिमालयन रीजन में बोली जाती है, ओके। ये 4 टाइप्स हैं, आपको पता होने चाहिए। देखो, अब हम लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म की बात करें तो इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी उसके मल्टीकल्चरल सोसाइटी को काफी ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारा कल्चर डिफरेंट है, रीजन्स हम लोग डिफरेंट से बिलोंग करते हैं, हमारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन भी डिफरेंट है, हमारे पॉलिटिकल व्यूज डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इंडिया में नेशनल यूनिटी मेंटेन करी जाती है, ओके। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं कुछ, जैसे कि आर्टिकल 343, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताते हैं हमारे इंडिया की कौन सी है। हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन इंग्लिश को भी यूज करा जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, ओके। फिर 8th शेड्यूल है, उसमें हमारी 14 लैंग्वेजेस पहले थी, अब 22 लैंग्वेजेस को बोला गया है। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। बाकी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं आर्टिकल 29 एंड 30 के अंडर। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट्स दिए गए हैं अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के, सेव करने के और इस्टेब्लिश करने के, ओके। मदर टंग एजुकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन को एनकरेज करता है, इसीलिए जैसे कि दिल्ली में हिंदी कंपलसरी है, पंजाब में पंजाबी कंपलसरी है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन कंपलसरी है, ओके। मदर टंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट्स देते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के, जैसे कि कमिश्नर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की अगर हम बात करें तो इस ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया था ताकि लिंग्विस्टिक राइट्स
आपकी लैंग्वेज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। हमारी कंट्री में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में। स्टेट्स को लार्जली लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीऑर्गेनाइज करा गया था, यानी कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर। तेलुगु वाली लैंग्वेज के बेस पे आंध्र प्रदेश आया था, तमिल स्पीकर्स के लिए तमिलनाडु आया था, ऐसे। ओके, हमें काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इस चीज को लेकर, जैसे कि आपने बहुत बार न्यूज में सुना हुआ था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोलना कंपलसरी कर दिया गया, वरना लोग एक दूसरे पे गलत ऑब्लिगेशंस लगाने लग जाते हैं। तो लैंग्वेज को लेके काफी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं इंडिया में। ओके, तो ये हमने 10 के 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ये पीडीएफ पेड रहेगा, फ्री नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक मिनिमम अमाउंट है, तो आप इसके लिए मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।